ओके, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। शबाना जी को कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। क्वेरीज भी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके सभी की क्वेरीज का आंसर भी देंगे। तो प्लीज स्लाइड शो कीजिए सर। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। ये जो बिल है ये पास हुआ था 2005 में, बट जो लागू हुआ, जिसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, वो 2006 से शुरुआत हुई। एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वायलेंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, मेंटल वायलेंस, मानसिक हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस, लैंगिक हिंसा, और इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक हिंसा। वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस भी होता है, जो हम शाब्दिक रूप से और मानसिक रूप से हिंसा सहते हैं या हिंसा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का मतलब लोग समझते हैं कि मारपीट ही एक फिजिकल वायलेंस है, लेकिन फिजिकल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत तरह का वायलेंस होता है, जैसे कि बीटिंग, मारना, स्लेपिंग, थप्पड़ मारना, हिटिंग, बाइटिंग, काटना, किक करना, घूसा मारना, पुश करना, शोइंग करना, कॉजिंग बॉडली इंजरी और पेन इन एनी अदर मैन्यर। अगर हम किसी चीज से किसी को इंजर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ चुभा रहे हैं, तो वो भी एक फिजिकल वायलेंस ही है। तो कुछ लोग फिजिकल वायलेंस किस तरीके से करते हैं कि गर्म पानी है, गर्म पानी डाल दिया, वो भी फिजिकल वायलेंस। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाती है, जल जाती है। गरम प्रेस है, गरम प्रेस लगा दी, वाइपर से उसको मार दिया, चप्पल से, झाड़ू से, किसी भी चीज से। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल वायलेंस कहलाती हैं, जिससे शरीर पर खरोच पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, सर फट जाता है। किसी के अगर मुंह पर घूसा मार दिया, उसका दांत टूट गया, वो भी फिजिकल वायलेंस है। किसी के चाटा मार दिया, उसके उंगलियां छप गई, वो भी फिजिकल वायलेंस है। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि अगर बहुत ज्यादा मारपीट हुई वही फिजिकल वायलेंस है, किसी को अगर हमें धक्का दिया, बाल खींचे, वो भी फिजिकल वायलेंस है। तो ये सारे एक्ट्स हैं फिजिकल वायलेंस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस में अगर इंटरकोर्स के लिए फोर्स किया जा रहा है,
तो वो भी सेक्सुअल वायलेंस में आएगा, लैंगिक हिंसा कहलाएगी। अगर किसी को जबरदस्ती पोर्न मूवीज दिखाई जा रही है, देखने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, या कुछ इस तरह की पिक्चर्स शो की जा रही है कि सामने वाला उसको नहीं देखना चाहता है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज उसको बोली जा रही है, गंदी गालियां दी जा रही है, उसको अश्लील फोटोज, पिक्चर्स, इमेजेस ये सारी उसको दिखाई जा रही है, तो ये सब भी सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। लोग सोचते हैं कि वर्बल और इमोशनल वायलेंस क्या होता है, ताने देना, डाउरी, खासकर क्या होता है कि अगर किसी को डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा है तो ये तो दहेज के लिए ताने देती रहती हैं, ये तो दहेज के लिए आए दिन बोलती रहती हैं, एक दूसरे से डिस्कस करती रहती हैं, फुसफुसाती रहती हैं। तो ये जो ताने देना होता है, टॉर्चर करना, फुसफुसाना, किसी दूसरे के सामने शो ऑफ करना, या फिर किसी के नाम को अगर भद्दे तरीके से बोला जाता है, किसी की इंसल्ट की जाती है, किसी की बेइज्जती की जाती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको लोगों के बीच में हंसी का पात्र बनाया जाता है, उसको देख करके उसकी मजाक बनाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, उसको किसी भी चीज के लिए परेशान किया जाता है मेंटली। मतलब जैसे होता है डोमेस्टिक वायलेंस में हम देखते हैं कि लेट नाइट घर पर आना, बातचीत करना छोड़ देना, जब कई दिनों तक लड़ाई झगड़े के कारण क्या होता है कि बातचीत करना छोड़ देते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, तो उससे क्या होता है, फिजिकल वायलेंस में तो चोट दिखाई दे जाती है कि हाँ यहाँ थप्पड़ मारा है या यहाँ चोट लगी, लेकिन मेंटल वायलेंस में क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को वो मेंटली डिस्टर्ब करता है, परेशान रहता है। और अगर कोई बोल करके अपने एक्सप्रेशन शो कर देता है तो उससे क्या होता है कि इंटरनली क्या चल रहा है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसका हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर बोलना छोड़ दिया, बातचीत ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है और इतना मेंटल टॉर्चर हो जाता है, इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्यों परेशान है, क्यों नहीं कुछ कह रहा है, क्या गलती हो गई, क्या वजह है जो नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी मेंटल वायलेंस के अंतर्गत आती है, मेंटल वायलेंस कहलाता है। गाली दी जा रही है, किसी को गाली देना, वो भी मेंटल वायलेंस है। अगर कोई कहीं जा रहा है उसको वहां जाने के लिए रोकना, वो भी मेंटल वायलेंस है। किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, वो चीज के लिए उसको फोर्स किया जा रहा, नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो भी मेंटल वायलेंस है। अगर किसी को बोलने की फ्रीडम नहीं है तो वो भी क्या है, मेंटल वायलेंस है, क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेशंस है, जो वो फीलिंग्स है उसकी, वो फीलिंग्स को अपने बाहर नहीं ला पा रहा, वो कह नहीं पा रहा, और उसको उस चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आपको फ्रीडम नहीं है, आप बोलोगे नहीं, आप बात नहीं करोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, आपको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है। तो ये सब चीजें वर्बली और इमोशनल वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब करने के लिए उसको रोका जाता है कि नहीं आप जॉब नहीं करोगे। अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको जॉब पर पहुंचते ही, जैसे ही आप अपने ऑफिस पहुंचते हो, आपको कॉल करके बताना है कि आप पहुंच गए। आप अगर आ रहे हो तो आपको बताना है कि हाँ हम अब निकल गए, अब पहुंचने वाले हैं। अगर आपको कोई आपका कलीग छोड़ने जा रहा है, पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, तो वो भी आपको बताना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीजों के लिए बताना, रोक टोक करना, ये सब क्या है, ये भी हमारे मेंटल टॉर्चर में आता है, वर्बल वायलेंस में आता है। अगर किसी के पास कोई बच्चा है और उस बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, या बच्चे से बात नहीं कराई जा रही है, तो वो भी क्या है, मेंटल वायलेंस है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, जिसका आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं आप, आपकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन जो है वो सही नहीं होती है, आप धीरे धीरे घुटन महसूस करते हैं, आपके दिमाग के साथ साथ आपके बॉडी पर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सब मेंटल वायलेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। .
इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा से आप क्या समझते हैं? कोई भी इतने हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है, अदरवाइज हम पहले अपनी बात कर लें, उसके बाद रख सकते हैं अपनी बात। इकोनॉमिक कंडीशंस का तो आपको सभी को पता है, इकोनॉमिक वायलेंस क्या होता है, आई थिंक। बिल्कुल घर में अगर खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे बिल्कुल। हैं, या बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो रही है, या अगर महिला को उसको अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए पर्सनल जा रहे पॉकेट हैं। मनी नहीं मिल रही है, बिल्कुल उसके लिए जी उसके लिए रोका टोकी हो रही है, या जो भी आपको किसी ओकेजन पर, किसी भी टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है पैसे की, उसके लिए वो आपको नहीं दिया, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अगर घर में आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कहा जाता है कि आपकी जरूरतें हम क्यों पूरी करें, आप अपने मायके वालों से लेकर के, आप अपने भाई से मंगवाओ, अपनी मम्मी से मंगवाओ, और वो चीजें नहीं उसकी फुलफिल की जा रही है। या लड़की अपने घर में ही है, उसके मम्मी पापा भाई बहन बहुत ज्यादा जरूरत अगर पैसे की है, वो जरूरत नहीं हो रही है, पूरी नहीं कर रहे हैं, उस चीज के लिए परेशान कर, तो वो चीज इकोनॉमिक वायलेंस में आ जाती है। कपड़े हैं, आर्टिकल्स हैं, और जो बेसिक नीड्स की जरूरतें हैं वो भी अगर उसकी फुलफिल नहीं हो रही, उसके लिए भी अगर उसको परेशान किया जा रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक वायलेंस कहलाता है। घर में अगर रेंट के घर में रह रहे हैं, रेंट अगर नहीं पे किया जा रहा है, उसके लिए परेशान किया जा रहा है कि आप खुद से पे करो, या आप अगर जॉब करते हो तो आप अपनी सैलरी खर्च करो, तो वो भी इकोनॉमिक वायलेंस है। अगर जॉब करने जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है आप पूरी सैलरी घर में दो, आपका जो भी सेविंग है वो सेविंग आप हमें दो, आप अपना एटीएम पासबुक वो हमें दो, अपना पासवर्ड हमें बताओ, आप 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना रखो अपने पास, बाकी का हमें दो। तो इस तरह से जो वायलेंस है, इस तरह के जो वायलेंस होते हैं वो भी इकोनॉमिक वायलेंस कहलाता है। या फिर जॉब करने के लिए प्रेशराइज या फोर्स करना, वो भी वायलेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ हम बात करेंगे कि विक्टिम कौन है, एग्रीव्ड पर्सन, जो व्यथित है, जो परेशान है, जो जरूरतमंद है। वो एक विमेन भी हो सकती है और एक बच्चा भी हो सकता है, एक मैन भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PWDV एक्ट 2005 की, तो बेसिकली हम विमेन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ एग्रीड पर्सन एक व्यथित, एक पीड़ित महिला, वो यहाँ पर एग्रीड पर्सन है। और जो परपरेटर है यहाँ पर वो रेस्पोंडेंट है, जो उसके परेशान कर रहा है, जिससे वो पीड़ित महिला प्रताड़ित हो रही है, जो उसको, जिससे उसे हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, वो यहाँ पर परपरेटर कहलाएगा, रेस्पोंडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I'm sorry to interrupt, एक मिनट के लिए प्लीज। प्लीज जो यहाँ पर बैठे हुए प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, दिस इज रिक्वेस्टेड, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। देखिए सामने से अगर आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो शायद मैम को भी इंटरप्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ उन्हें भी कोई सुन रहा है, तो इसीलिए आपको बार बार थोड़ा सा किया जा रहा है कि आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है मैम, कंटिन्यू। यहाँ पर एब्यूजर परपरेटर के बारे में हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस किन के बीच में होता है। तो एक पर्सन है यहाँ पर जिसे हम परपरेटर कह रहे हैं, जो परेशान कर रहा है, और एक विक्टिम, ये दो लोग यहाँ पर जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक एग्रीव्ड वुमेन है, वाइफ है, वो फीमेल कैटेगरी में है, और जो सेकंड है परपरेटर रेस्पोंडेंट, वो उसके हस्बैंड कहलाएगा, वो उसके मैरिज रिलेशनशिप में है, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही। तो यहाँ जो वीमेन को लेकर के बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो वीमेन जो है वो अपने रिलेटिव्स में उसका हस्बैंड मीन्स मेल पार्टनर ही होगा, उसके अगेंस्ट वो
कंप्लेंट करती है। तो कंप्लेनेंट यहाँ पर विमेन है और रेस्पोंडेंट यहाँ पर उसका हस्बैंड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है दो लोगों के बीच में है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन करेगी। और शेयर हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं कि एक ही छत के नीचे रहने का मतलब है जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें हस्बैंड के साथ साथ उसकी फैमिली भी होती है, सास ससुर होते हैं, इन लॉज उसके, उसका देवर है, जेठ जेठानी ननंद है। अगर वो एग्रीव्ड महिला अपने मायके में है तो उसके मायके में भी क्या होगा, एक शेयर हाउस होल्ड जॉइंट फैमिली है वो भी रहेगी और उसके फैमिली के बाकी लोग भी रहेंगे। तो जो महिला है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड करती है तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करेगी अगर हस्बैंड से उसको प्रॉब्लम है। अदरवाइज उसको फैमिलीज में अगर उसको इन लॉज से प्रॉब्लम है तो वो इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट करती है, इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। और अगर कोई और व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं जो भी रिलेटिव्स हैं और ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनसे भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो उन रिश्ते नातेदारों के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेयर हाउस होल्ड का जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में ही क्लियर कर दिया है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट और हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं तो वो जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त परिवार मींस जॉइंट फैमिली में ही रहे, वो उनका अपना घर भी हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली में भी रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, और वो जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हैं और किराए में भी रह सकते हैं। तो वो किसी भी घर में रहें, किसी भी तरह से रहें, न्यूक्लियर फैमिली में रहें या जॉइंट फैमिली में रहें या फिर वो एज ए टेनेंट किराएदार हो, बट कंप्लेंट अगर है उसको, अगर प्रॉब्लम है, घरेलू हिंसा अगर वो फेस कर रही है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। घरेलू हिंसा में देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा में एक कंप्लेनेंट जो होती है, एग्रीव्ड पर्सन, उसको क्या क्या राइट्स होते हैं। और जो हमने अभी बात की है कि घरेलू हिंसा में हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस एंड फाइनेंशियल वायलेंस। तो किस तरह से वो कंप्लेंट करती है, ये जो एक्ट बना हुआ है इस एक्ट के लिए वो कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो धारा 3 है उसमें पूरा डीवी की डिटेल दी हुई है कि घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा बेसिकली अगर किसी के साथ में किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। अब वो उस घरेलू हिंसा से किस तरह से छुटकारा पा सकती है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक एप्लीकेशन देती है वो कोर्ट में। और उस एप्लीकेशन को देने के बाद में क्या होता है, उस पर कार्रवाई होती है। और उसके लिए अलग अलग लोग होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन में उसको कौन कौन से राइट मिलते हैं, उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलते हैं, अगर उसको निकालने की धमकी दी जाती है, घर से निकाला जाता है या घर से निकाल दिया जाता है तो उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है। अगर उससे उसका बच्चा छीन लिया जाता है, बच्चे की कस्टडी महिला चाहती है तो बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर उसको मिलता है। अगर उसको किसी भी तरह का लॉस हुआ है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कहीं लॉस हुआ है उसको, या फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो उसको कंपनसेशन भी मिलता है, मॉनेटरी रिलीफ मिलती है उसको। और उसको अगर जान माल का किसी भी तरह का खतरा है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहती है, अगर वो प्रोटेक्शन चाहती है तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलता है। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स है जो उसको इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इसमें अवेलेबल जो उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उस प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जो
जज की, मजिस्ट्रेट की हेल्प करते हैं, जो एग्री वुमेन है उसको उसके जो राइट्स हैं वो मिल सके। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है इसमें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं होते हैं, जिनकी कंडीशन पुअर होती है और वो खर्चा वहन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते कि हम प्राइवेट लॉयर करें, क्योंकि प्राइवेट एडवोकेट के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, उनकी मंथली फीस भी होती है और वर्क में भी उसको अमाउंट देना होता है। तो उसके लिए DLSA ने फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि जो महिलाएं अपना प्राइवेट वकील नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जाता है, जिसके लिए उनसे सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, सारा खर्च सरकार उठाती है। और इसी में 1983 में एक अमेंडमेंट हुआ था और 2005 में ही वो एड ऑन किया गया है 498A। 498A क्या है कि 498A अगर किसी भी महिला के साथ में क्रुएलिटी, बहुत ही ज्यादा क्रुएल व्यवहार किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा जा रहा है, उसे भूखा रखा जा रहा है, शारीरिक क्रूरता उसके साथ की जा रही है, गाली गलौज, ताने दिए जा रहे हैं, अपमान किया जा रहा है, तो उसमें 498 जोड़ा गया है। 498A IPC की धारा है, इंडियन पिनल कोड। इसमें ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं होती है और इसमें सजा भी है, पनिशमेंट मिलती है और जुर्माना भी होता है। पेनल्टी एंड पनिशमेंट दोनों ही चीजें इसमें मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें ये लॉ किस तरह से आपकी हेल्प करता है, कौन कौन से रिलीफ एंड ऑर्डर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो जैसा कि बताया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर भी इसमें मिलता है। अगर किसी महिला को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको लगता है कि मुझे मार देंगे या मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देंगे, मेरी जान को खतरा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत परेशानी होती है। वो कहते हैं कि मैम हम सेफ नहीं हैं और हमें सुरक्षा चाहिए, तो उसमें भी क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलता है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उसके साथ में किसी भी तरह की ट्रेजेडी या कोई अनहोनी ना हो, उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में मैं भी आपको अभी बताया कि अगर किसी भी महिला को घर से बेघर कर दिया जाता है तो सेक्शन 18 के तहत उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है। कस्टडी ऑर्डर मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को लेकर के, बेसिकली क्या है कि कस्टडी का ऑर्डर माँ को ही मिलता है, बच्चे की कस्टडी का राइट जो है माँ को, ये बच्चा माँ के पास ही रहता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर माँ की अच्छी नहीं है, फादर की अच्छी है या फादर अच्छे से बच्चे की देखरेख कर रहा है, तो कस्टडी का ऑर्डर फादर को मिलता है। अदरवाइज माँ को ही बच्चे की कस्टडी मिलती है। उसके लिए सेक्शन कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया जाता है और कस्टडी का ऑर्डर DV में भी मिलता है बच्चे। कंपनसेशन का भी मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन का भी ऑर्डर मिलता है, अगर किसी को किसी तरह का कोई लॉस हुआ है तो कंपनसेशन मिलता है। और इंटरिम रिलीफ एंड एक्स पार्टी ऑर्डर ये भी इसमें मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज, रिलीफ्स और ऑर्डर से जो 2005 PWDB एक्ट के तहत मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉनिटरी रिलीफ में क्या है, हम बेसिकली हम देखते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ में किसी भी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको किसी तरह का लॉस है, अर्निंग को लेकर के उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है या उसकी इनकम का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट में उसका पैसा लग गया है, उसके सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो उसको वो अर्निंग को, लॉस को जो है वो पूरा किया जाता है, उसमें उसको कंपनसेशन दिलाया जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस को दिलाए जाते हैं। जैसे कि हम कुछ केसेस में देखते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मॉनिटरी रिलीफ की जरूरत है, तो DV का केस अगर उसने फाइल किया हुआ है या वो फाइल करती है तो उसमें उसको ये रिलीफ मिलता है।
अगर किसी तरह का ये ड्यू टू द लॉस कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल और एनी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से भी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उसमें भी उसको मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए जो है महिला वो खर्चा अगर पाना चाहती है तो खर्चे के लिए वो सेक्शन 125 का केस फाइल करती है जिसमें उसको खर्चा मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कस्टडी ऑर्डर के बारे में भी आपको बताया है कि बच्चे को लेकर के कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो झगड़े के कारण महिला बच्चा छोड़कर आ जाती है या बच्चा उससे छीन लिया जाता है और बाद में वो सोचती है कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। जल्दबाजी में क्या होता है कि इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उस टाइम पर मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है और क्या उस टाइम पर कदम उठाए, क्या स्टेप ले, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सडन क्या हो जाए। तो उस हिसाब से जब वो बच्चा नहीं ले पाती या उसके पास बच्चा नहीं होता है और वो बाद में बच्चा लेना चाहती है तो कस्टडी के लिए वो केस फाइल कर सकती है और बच्चे की कस्टडी मांग सकती है, तो उसको बच्चे की कस्टडी भी मिलती है, बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर भी मिलता है। कस्टडी में ही क्या होता है कि कई बार अगर कस्टडी नहीं मिलती है बच्चे की, लेकिन विजिटिंग राइट उसको मिलता है। उस केस में अगर बच्चे कस्टडी, मान लो बच्चा माँ के पास है और पिता चाहता है कि हमें बच्चे की कस्टडी मिले, बच्चे से हमें मिलने दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसको विजिटिंग राइट मिलता है, वो बच्चे से मिल सकता है, वीडियो कॉल पर बात कर सकता है, फोन पर बात कर सकता है। और बच्चा अगर रेस्पोंडेंट के पास है तो उसकी माँ को विजिटिंग राइट मिलता है, फिर उसकी माँ जो है बच्चे से मिल सकती है, उससे बात कर सकती है, कॉन्टेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंपनसेशन ऑर्डर्स का भी मैंने आपको बताया अभी कि कंपनसेशन में भी वही होता है, अगर किसी को कोई फिजिकली इंजरी होती है या मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसकी हेल्थ पर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है, इमोशनल डिस्ट्रेस का पड़ा है, तो ये जो भी कॉजेज रहे हैं वायलेंस के, इस वायलेंस के कारण अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, उसको कंपनसेशन की जरूरत है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट कंपनसेशन का ऑर्डर देते हैं और उस एग्रीव्ड विमेन को, प्रताड़ित महिला को कंपनसेशन मिलता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने स्लाइड्स में नहीं डाले, जैसे कि आपको भी बताया कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का हमने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ये सेक्शन 8 धारा 8 के अंतर्गत आते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डीवी एक्ट के अंतर्गत, ये फीमेल ही होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये घरेलू हिंसा की रिपोर्ट जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती हैं और महिला को जो संरक्षण का, प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलता है उसको वो इम्प्लीमेंट कराती हैं, उसमें हेल्प करती हैं, जा करके भी घर पर देखती हैं कि महिला की स्थिति कैसी है, उसको किस तरह की परेशानी है, किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, और एक प्रॉपर रिपोर्ट बना करके वो मजिस्ट्रेट को देती हैं। जो भी लॉ से रिलेटेड है लीगल हेल्प, वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अगर किसी को शेल्टर होम की जरूरत है, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, किसी को घर से निकाल दिया और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए आश्रय नहीं है, तो उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी की कहीं चोट लगी है, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
पुलिस में रिपोर्ट करना, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों को करने में असमर्थ है तो उसके लिए 20,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की जेल की होती है। ये जो डीवी एक्ट है, PWDV 2005, इसकी कार्यवाही कितने दिन के अंदर होती है? मिनिमम 3 to 60 डेज का टाइम होता है इसमें, 3 दिन के अंदर और 60 दिन में निपटारा। संरक्षण का आदेश, जैसे कि आपको बताया, प्रोटेक्शन का जो ऑर्डर मिलता है वो सेक्शन 18 में मिलता है, रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में, और जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 20 में मिलता है। हाल ही में जो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर्स आए हैं, अगर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है कि आप इसमें मंथली जो मेंटेनेंस देंगे, आपको मेंटेनेंस देना है, और सामने वाली सेकंड पार्टी रेस्पोंडेंट अगर मेंटेनेंस देने से मना करता है तो उसमें भी उसको जुर्माना देना पड़ता है और पनिशमेंट भी मिलती है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अब जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस अभी मैंने बताया आपको कि मेंटेनेंस का केस जब कोई भी महिला डालती है सेक्शन 125, उसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, जो भी उसकी इनकम है, सैलरी है, उसका 50% उसको देना होता है। और अगर उसकी जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, या वो बिजनेसमैन है, उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी जो लाइफ है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कितने रुपए की उसने घड़ी पहनी है, कितने रुपए का उसने मोबाइल लिया हुआ है, कितना वो लंच और डिनर के लिए होटल्स में जाता है, मंथली कितना खर्च कर रहा है, कहाँ से वो मॉल से कपड़े खरीद रहा है, शॉप से कपड़े खरीद रहा है, कितना बिल उसका मंथली जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटेनेंस बनता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का एक केस था जो उन्होंने अपना जजमेंट दिया था 1 जुलाई 2019 को। मंजू शर्मा बनाम विपिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कि वो उसको जो मेंटेनेंस दे रहा है उसमें उसको इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी इनकम अगर बढ़ी है तो उसको भी वो बढ़ा करके मेंटेनेंस देगा। रेस्पोंडेंट उसमें बता नहीं रहा था कि उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है, तो उसने क्या किया कि उसकी जो सालाना कमाई थी, जो उसकी एनुअल इनकम थी, वो 1 करोड़ रुपए थी, और जो याचिकाकर्ता थी और उसकी बेटी, उसकी आवश्यकताओं को जब ध्यान में रखा गया कि उसका जो रखरखाव था वो 10,000 पर मंथ दिया जा रहा था, तो कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया कि आपको 10,000 से बढ़ा करके इसको 30,000 मंथली देना होगा। तो इस तरह के जजमेंट भी आते हैं कि अगर किसी की इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो मेंटेनेंस में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम फिनिश हो गई स्लाइड्स। फिनिश होगी स्लाइड्स जी। तो अभी हमने जैसे बात की है, स्लाइड्स हमें एक्चुअली इसीलिए कम रखी थी कि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों का इंटरेक्शन भी जरूरी है, तो स्लाइड्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको बताया गया है उससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी। मैंने सिर्फ आपको जो मेन चीजें थी उसी के बारे में डिस्कस किया है। अब अगर आप उसको और डीपली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
बेसिकली आप सभी को पता है कि मैं काउंसलर हूँ क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में। तो यहाँ जो भी केसेस आते हैं वो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट के केसेस यहाँ पर आते हैं। तो कोई भी महिला जिसे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या होता है या डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अगर हमारे साथ में मारपीट, वो तो यही कहते हैं ना कि हमारे साथ में मारपीट होती है, हमें खर्चा नहीं देते हैं, हमें बार बार घर से निकाल देते हैं, तो हम क्या करें, वो डायरेक्ट जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस उनको कहती है कि आप महिला सेल जाइए, विमेन सेल जाइए और वहां पर आप कंप्लेंट कीजिए। तो महिलाओं को नहीं पता कि विमेन सेल क्या है, महिला सेल क्या है और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो जब महिलाएं अवेयर होंगी, विमेन अवेयर होंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसको सही प्लेटफॉर्म जो है वो विमेन सेल है। हमें पहले वहां जा करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वहां से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, हमारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं, तो ठीक है, उसके बाद में फिर हमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना चाहिए। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच शबाना जी, आपने बहुत कुछ बताया वुमेन्स एक्ट के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पार्टिसिपेंट जैसे पारुल जी, राशि जी, प्रीति, सैफी सर और किरण गुप्ता जी, रूही जी या रितु जी, अगर आपके कोई भी सवाल हैं, रेमू जी, तो वो आप मैम से पूछ सकते हैं। बाकी मैम मेरा खुद का एक सवाल है कि जैसे ये वुमेन्स एक्ट 2005 बोलते हैं हम लोग, जी, तो क्या ये वुमेन एक्ट पहली बार 2005 में ही बना था या इसको ये ऐसा नाम क्यों दिया गया? एक्चुअली सर विमेन्स के साथ में जो वायलेंस है वो तो स्टार्टिंग से ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं बिल्कुल, कि कभी सती बिल्कुल। प्रथा हुआ, कभी बहु विवाह प्रथा, कभी बाल विवाह, कभी विधवा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें हुई हैं। तो पहले भी था, बिल्कुल। बट जो विमेन के लिए प्रोटेक्शन, वायलेंस तो हो ही रहा था, तो वायलेंस को रोकने के लिए क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन, कि हमें उसको रोकना है। तो विमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया है, जो 2005 में कोई भी एक्ट जब बनता है तो उस एक्ट को बनने से पहले बिल पास होता है। तो संसद में ये बिल पास बिल्कुल। हुआ 2005 में, आफ्टर दैट ये एक्ट बना। अच्छा, जी, अच्छा, ठीक है। तो हम मेरा ये ये सभी बिल्स में इसी तरीके का है, जैसे अब ये है जैसे वुमेन्स एक्ट 2005 है, अगर इसी जी टाइप का कोई और एक्ट बनता है तो उसके साथ वो ईयर ऐड हो जाता है उसके अंदर। मैडम, सबसे कोई भी जब वो एक्ट बनता है तो सबसे पहले उसे संसद में पास किया जाता है। आप सभी को पता है पॉलिटिक्स में कि लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में फिर वो बिल बनता है। जब बिल पास हो जाता है उसके बाद में फिर वो एक्ट बनता है। तो जरूरी नहीं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही 2005 में पास हुआ और 6 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसी तरह से जितने भी एक्ट बनते हैं वो पहले बिल में पास होते हैं, लेकिन उसकी जो काउंटिंग होती है, जो ऐड होता है, वो उसी से होता है जब वो पास होता है। इम्प्लीमेंट तब वो वो बाद में एक्ट बन होता है। जाता है, जब वो जी बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाता जी जी। लेकिन वो काउंटिंग में तो आएगा ना कि ये कब पास हुआ और उसके है। बाद में फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये पास हुआ 2005 में, इसीलिए 2005 कहना। अच्छा जी मैम, इसमें आपने एक पॉइंट शेयर किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी फीमेल को अलग कर दिया जाता है तो उसे कंपनसेशन अमाउंट देना होता है कोर्ट के द्वारा, जी। जो उसकी सैलरी या लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। एक्चुअली सर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास मैरिटल डिस्प्यूट के केसेस आते हैं, हम्म। ठीक है। आफ्टर मैरिज क्या होता है कि उससे एक एक चीज का हिसाब लिया जाता है कि आपकी इनकम इतनी है। फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ है, कोई फीमेल टीचर है, विमेन, उसकी सैलरी 50,000 है, तो उससे कहा जाता है कि शादी से पहले आपके पास अमाउंट रहा होगा, और होता भी है कि सेविंग तो होती है ना, सबकी एफडी होती है, सेविंग हाँ, होती बिल्कुल है। होती है।
बिल्कुल। और इस तरह के केसेस आते भी हैं। अभी रिसेंटली आया भी था एक केस कि उससे कहा गया कि आपकी जो भी एफडी है आपको एफडी लेकर के आइए, और उसकी सैलरी तो खर्च कर दी जाती थी, एटीएम और उसकी पासबुक वगैरह सब ले लिया था। और जब उसने डिनाई कर दिया कि मैं अपनी अपनी एफडी नहीं लेकर के आऊंगी, तो उसके साथ में बहुत ज्यादा मारपीट हुई और उसको घर से निकाल दिया। तो उस केस में क्या हुआ, वो लड़की अपने नेटल फैमिली में आ गई, अपने मायके में आ गई, और उसने केस रजिस्टर्ड कर दिया, कंप्लेंट कर दी उसने। अब यहाँ पर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है कि उसकी इतने की एफडी है वहां पर, और जो उसकी मंथली सैलरी आ रही है वो सैलरी का खर्चा जो है वो उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड करवा रहे हैं। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा, उससे सब छीन लिया गया है। और उसकी स्टेटमेंट भी है कि कितना अमाउंट उसका हस्बैंड हर महीने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है या उसको इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। तो वो सब चीज तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसका लॉस हुआ है यहाँ पर। करेक्ट। तो वो चीज उसको कंपनसेशन के रूप में मिलती है कि आपने उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी खर्च कर दी है, आपने उसका जो पैसा है वो सारा ले लिया, उसकी सैलरी आपने ले ली। क्योंकि अगर एक महिला अर्निंग कर रही है, अगर वो जॉब करती है, तो किसी का भी राइट नहीं है कि उससे उसकी सैलरी छीनी जाए, उससे उसकी सेविंग ली जाए, या उसको प्रेशराइज फोर्स किया जाए कि आप जॉब नहीं करोगी, या अगर आप जॉब करती हो तो आप सारा हमें दोगी। वो विलिंग है अपना एक्सपेंसेस करने के लिए कि मेरी अगर 20,000 सैलरी है तो मैं वो 5,000 घर में खर्च करूं, या मैं वो 5,000 सेविंग करूं। अगर वो विलिंग है तो वो खर्च कर सकती है, एक्सपेंस कर सकती है। विलिंग नहीं है तो नहीं करी, बट उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई फोर्स करता है तो वो फिर वायलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, फाइनेंशियल वायलेंस। ठीक। ठीक। और मैम ये जो डिवोर्स केसेस होते हैं जो हमारे, जो जैसे आपने कहा मैरिटल डिस्प्यूट जो आते हैं, तो मान जी लीजिए कि ये तो बात हुई कि जो फीमेल का पैसा रिस्पोंडेंट ने यूज़ किया, उसके लिए वो हकदार है वापस लेने के लिए। जी लेकिन अगर शादी के बाद लड़की और लड़के के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, जो जनरली आजकल मतलब आपके पास तो आते ही हैं, तो पति की सैलरी पे उसका कितना हक होता है? पति की सैलरी पर पत्नी का कितना हक होता है? हाँ। वो तो सारा ही होता है सर। नहीं, आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर हाँ, डिवोर्स। आफ्टर डाइवोर्स, ओके ओके, हाँ। सॉरी, एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए। वैसे मुझे समझ आ गया, आप ये कह रहे हैं कि मैं आफ्टर ये डाइवोर्स जानना चाह रहा पत्नी। हूँ कि हाँ हाँ, कि जैसे आपने कहा था ना कि उसके आ हस्बैंड जाएगा की सर। सैलरी में मान लीजिए कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो वो इंक्रीमेंट उसकी वाइफ को भी मिलना चाहिए, उसका एक पार्ट। आपने ऐसा कुछ बताया था अभी। सर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। एक होता ओके। है फुल एंड हम्म। फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, हम्म। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड कहता है कि मुझे वाइफ के साथ में नहीं रहना है, या वाइफ कहती है कि मुझे हस्बैंड के साथ में नहीं रहना है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होता है, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों सेटलमेंट चाहते हैं। ठीक है सर। तो क्या होता है, जब उनके बीच में सेटलमेंट होता है फुल एंड फाइनल, तो उस सेटलमेंट में लड़की का जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन मीन्स जो भी डाउरी होता है, हम डाउरी नहीं बोलते हो, स्त्री धन बोलते हैं। ठीक है सर। तो वो स्त्री धन उसको रिटर्न करना होता है, प्लस में फुल एंड फाइनल एलिमनी। ठीक है सर। और जो भी खर्चा लड़की का शादी में होता है, खर्चा लड़के का भी होता है, बट लड़की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पेरेंट जो है शुरू से आगे तक जोड़ते हैं, शादी करते हैं सारे पेश। और जब वो फिर लड़की का सेपरेशन होता है, तो फिर लड़की को आगे लाइफ हट सर्वाइव जाओ यहाँ से। करने के लिए अच्छा खासा मैं अमाउंट चाहिए होता है। तो उसके लिए भी क्या होता है एक कि मिनट जा रही हूँ। अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट कहाँ से आएगा सर? तो इसीलिए उसको एलिमनी दी जाती है। और जो खर्चा है, खर्चे में भी बेसिकली क्या होता है कि जैसे टेंट वगैरह हो गया, खाने का खर्चा हो गया, तो कुछ खर्चे शामिल किए जाते हैं उस खर्चे में, और कुछ नहीं, कुछ को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए खर्चा, मेंटेनेंस, प्लस फुल एंड फाइनल एलिमनी एंड स्त्रीधन, ये सब लड़की को दे दिया जाता है। तो उसमें वो फुल एंड फाइनल होता है, खत्म होता है, उसमें कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है सर। उसमें भी क्या होता है कि जब एमओयू बनता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब दोनों के बीच में कंसेंट हुआ और उन्होंने उसमें एमओयू बनवाया, अपनी सारी टर्म्स कंडीशंस लिखवाए, तो उसमें भी क्लियर होता है कि हम इन सब चीजों को, ये सारी टर्म्स कंडीशंस है, और हम सेटलमेंट कर रहे हैं, इतना अमाउंट मैं फुल एंड फाइनल दूंगा इसको, ये सारी चीजें रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। और उसके बाद में
मंथली, ईयरली, इन फ्यूचर सिंगल पेनी भी इसको नहीं दी जाएगी और ना ही ये मुझे देने के लिए दावा करेगी। ठीक है सर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो फिर कभी भी उसको कोई पैसा नहीं देता है, क्योंकि वो करार जो है दोनों के बीच में जो डीड जो एग्रीमेंट है वो पहले ही हो गया है। ये होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। एमओयू बनने के बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो एमओयू जब कोर्ट में सबमिट कराते हैं तो उनको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है और दोनों को फ्रीडम होती है कि वो अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से सरवाइव करें। सेकेंड कंडीशन जो आपने पूछा है मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस का केस सेक्शन 125 आईपीसी के अंदर आता है। वो जब कोर्ट में फाइल किया जाता है और कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको पर मंथ इतना मेंटेनेंस देना है अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, उस कंडीशन में होता है कि अगर उसकी अर्निंग में, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो फिर वो मेंटेनेंस में जो मंथली उसका बनता है उसमें भी वो बढ़ाए। क्योंकि आज के टाइम पर अगर 10,000 रुपए खर्चा है, इन फ्यूचर तो 10,000 चलता नहीं रहेगा ना, वो तो कम पड़ेगा आने वाले टाइम में। और जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, वो भी 20, 30, 40 कितनी भी हो सकती है, तो खर्चा भी बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से उस मेंटेनेंस में भी फिर उसको एड ऑन करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन अलग अलग। तो मैम मान लीजिए जिसमें हमें मंथली या ईयरली मेंटेनेंस देना है, जिसमें हमें रेगुलर मेंटेनेंस देना है, जी वो जी कितने समय तक देना होता है हमें? जैसे मैंने जो सुना था वो ये सुना था कि जब तक उस लड़की की दूसरी शादी नहीं होती है तब तक एग्जैक्टली हम उस मेंटेनेंस के हकदार होते हैं। जी। यू आर राइट सर, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है कि अगर दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि वो जो क्लाइंट है वो अपने अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहती है और सेकंड पार्टी रिस्पोंडेंट उसको खर्चा देने के लिए एग्री है, तो वो तब तक ही उसको खर्चा देगा जब तक वो सेकंड मैरिज नहीं कर लेती। अगर वो सेकंड मैरिज कर लेती है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो मेंटेनेंस नहीं देगा। ओके, तो उस केस में वो अपने बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती? नहीं, उस केस में ये होगा जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसमें क्या होता है सर, एक एडॉप्शन का भी कॉलम होता है कि जिससे वो सेकंड मैरिज करती है, तो सेकंड मैरिज जिसके साथ कर रही है तो वो उन बच्चों को अडॉप्ट करेगा। अगर वो अडॉप्ट करेगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की आ जाएगी ना, फिर फिर उसी वही के। उन बच्चों की परवरिश करेगा, तो फिर उनके लिए भी क्यों खर्चा देगा। ओके, और ठीक है। उस दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर वो महिला अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहती और अपने हस्बैंड को कहती कि भाई आप इसको, बच्चों की कस्टडी आप ले लो, तो हम्म, उस कंडीशन में अगर इंटरेस्टेड है मैन तो वो रेस्पोंडेंट बच्चों की कस्टडी ले सकता है, फिर उसको तब भी उस सिचुएशन में उसको खर्चा नहीं देना। हाँ उसमें तो नहीं देना क्योंकि वो जी तो फिर उसी के पास रहेंगे, जी जी। कस्टडी उसी के पास है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ यस कि रेप मैम। के अगेंस्ट अभी तक कोई लॉ क्यों नहीं बन पा रहा है? जैसे वुमेन सेल के थ्रू आप लोग भी कोशिश करके और करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के आप लोग करा सकते हैं आई थिंक। तो इस तरीके का कोई लॉ क्यों नहीं आ पा रहा अभी तक भी? क्योंकि जैसा कि पिछले सालों से चलता आ रहा है काफी रेप केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि जिसकी वजह से उसको कम कर सके। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से अलग है। आप कह रहे हैं कि इसके लिए कोई लॉ क्यों नहीं बना, वैसे कि इसके लिए लॉ बना है। 376 377 धाराएं हैं, उसमें पनिशमेंट भी है, पेनल्टी भी है और 10 to 20 ईयर्स तक की पनिशमेंट भी और उम्र कैद भी है अगर किसी के साथ कोई रेप होता है तो। एक्चुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये सिविल केस है मैम, और सिविल केस में पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें यही होता है कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, रिकनसाइल कर लीजिए, साथ में रह लीजिए, अगर आपके बीच में नहीं बात बनती है तो फिर आप सेटलमेंट कर लीजिए। बट रेप केस जो है ये क्रिमिनल केस। रेप नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये फोर्सफुली, ये किसी की मर्जी, किसी का कंसेंट नहीं है, तब उसके साथ में रिलेशन बनाया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है। तो इसके लिए 376 377 धाराएं हैं। और आपको पता भी होगा कि अगर कोई महिला या कोई भी गर्ल्स जैसे ही पुलिस को कॉल मिलती है कि रेप की, वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और वहां तुरंत पहुंच जाते हैं।
और उस पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जो भी कॉल पुलिस के पास जाती है या जो भी कार्रवाई की जाती है, जो भी एक्शन लिया जाता है वो इंस्टेंट लिया जाता है और उसके इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी बच्चे के साथ में कोई भी रेप हुआ है, उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट की गई है, तो आजकल क्या है कि ये कॉमन बन हो गया है कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा है या दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा है और अगर किसी को खुंदक निकालनी है दूसरे के साथ में, तो बहुत इजी होता है कि वो उसको छेड़छाड़ या रेप केस में फंसा दे, क्योंकि पता है कि एक यही केस, यही चार्ज ऐसा है जिसमें सामने वाला बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए लॉ नहीं बना, उसके लिए लॉ बना हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसमें रिलीफ नहीं, रिलीफ उसमें भी मिलता है क्योंकि वो क्रिमिनल केस है और उसमें पनिशमेंट पेनल्टी दोनों ही है। मैम एक्चुअली मुझे लगता है कि इस पे जो रिचा जी ने जो सवाल किया वो सवाल सही है, बट मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर हम जी किसी को बोलते हैं कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया तो हम आपके अगेंस्ट केस कर देंगे, तो जी उसका लोगों के मन में एक फियर है, एक डर है। जी लेकिन ये जो रेप केसेस जो हम लोग शायद अब या तो 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं या बहुत ज़्यादा पब्लिकली बाहर आ रहे हैं, तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, शायद एचा जी भी यही समझना चाह रही थी कि इस पे जो एक्शन है, इस पे जो जी सर। मतलब आपने बहुत ये तो बहुत सही कहा कि अगर फीमेल एक कॉल करता है तो पुलिस बहुत इंस्टेंट रिएक्शन देती है, वो होता है। लेकिन उस पे जो कार्रवाई जो उस पे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए या उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें हम बहुत डिले करते हैं, एक्चुअली में बहुत डिले होता है। मेरा सेम पॉइंट यही था। हाँ हाँ हाँ। मैम जैसे अभी रिसेंटली अपने सामने वो केस भी था, निर्भया केस। हम्म। तो मतलब अब जब मतलब सब चीजें सामने हैं फिर भी उसको इतनी मतलब परमिशन है कि वो बार बार पिटीशन डाले जा रहे थे, डाले जा रहे थे, फिर वो डिले होता गया। तो मतलब कुछ इसके लिए भी कुछ वुमेन सेल अगर सामने से आकर थोड़ा फोर्सफुली गवर्नमेंट को कुछ बोले, कुछ करे इसके लिए, तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? एक्चुअली सर क्या है कि जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया निर्भया केस वाला, और हम लोग कहते हैं कि ये केस हुआ, ठीक है, कोई भी अगर कोई भी दुर्घटना, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, उसकी रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद में इंस्टेंट उसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है, उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लग जाता है और उसके लिए जो विटनेस हैं, जो एविडेंस हैं, उनको भी कलेक्ट करने में टाइम लगता है। और अगर जरा सा भी वहां कुछ कमी होती है या कुछ भी लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसको फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। ओके, लेकिन मैम जो निर्भया केस वाला हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, इस जी केस में जब हमारे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था उन्हें, हैंग का ही शायद किया था, जी जी फांसी जी की सज़ा दी थी। उसके बाद भी जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे उनके पास पावर थी कि वो अपनी जो फांसी है वो लटकाते जा रहे थे, या वो बार बार पिटिशन डाल के, वो मर्सरी पिटिशन शायद वर्ड यूज़ हो रहा था उस टाइम पे, Certification। हाँ, वो जी यूज़ जी। करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ऑप्शंस क्यों बचते हैं फिर हमारे पास? बिकॉज वो एक्चुअली केस सर वो ऐसा था कि उसके अंदर है ना बिल्कुल क्लियर था सब कुछ। हाँ। और राइट टू अगर लाइफ। ऐसे केस में भी अगर मतलब इतना डिले और इतना पिटीशन वो डालने की अगर उनको परमिशन है, तो फिर तो जो थोड़े से ऐसे केस जैसे अभी आपने बताया कि वो तुरंत जो है ना मतलब कहते हैं कि ना छेड़छाड़ का या रेप का केस लगा देते हैं, ऐसे केसों में जो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है उनमें भी, तो वो एक लास्ट हथियार होता है। तो ऐसे वाले केस तो फिर पता नहीं कितने सालों साल तक चलते रहेंगे मैम। एक्चुअली सर क्या होता है कि राइट टू लाइफ तो हर किसी को है ना, तो बिल्कुल। अगर उनको इनका भी ऑर्डर आ गया है, जजमेंट आ गया कि इनको फांसी की सजा होगी, लेकिन राइट टू लाइफ है, तो उनको भी राइट है कि वो किसी तरीके से अपना बचाव कर सके। तो मैम लेकिन यहाँ पर एक जो अपने और बचाव के कंडीशन, लिए वो पिटीशन डाल रहे थे, तो उस पिटीशन को तो नहीं मना किया जा सकता ना। नहीं मैम वो आपकी बात सही है, पिटीशन उन्होंने डाली, लेकिन उसमें इन केस ये भी था कि पहले क्या होता था, एक बंदे ने पिटीशन डाली, उस पे सुनवाई होती है,
फिर उसकी सुनवाई के बाद फैसला आ जाता है, फिर दूसरा बंदा पिटीशन डाल देता है। वो डिले तो के लिए होता है अगर ना 6 बंदे हैं तो 6 बंदे अलग अलग पिटीशन डालते हैं, उससे वो तो 6 प्रोसेस महीने जो तो है वो वो वैसे ही और चला लंबा गया। हो जाता है। तो वो सर क्या होता है कि देखा देखी होता है ना, कि अगर एक ने किया है तो उसने सोचा कि अरे ये बच सकता है, इसने पिटीशन डाली है तो मैं शायद मैं भी बच जाऊं, तो मैंने डाली है। एक तो होता है ना अवेयरनेस सभी को नहीं होती है, अब धीरे धीरे करके अवेयर होता है कि उसने डाली तो मैं भी डाल, फिर उसने डाली तो मैं भी डाल दे, तो एक एक करके अब जैसे जैसे वो डालते रहेंगे तो लंबा टाइम तो खींचता जाएगा ना। और फिर ये है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स हैं कि सिविल कोर्ट अलग है, फैमिली कोर्ट अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, स्टेट अलग है। तो वो धीरे धीरे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में जाता है ना। हम्म। तो वो कोर्ट में ही मुझे इतने लंबे ऐसा लगता है मतलब कि एक, शायद मैम बताइए सर। रेमू जी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, रेमो जी कुछ कहना चाह रही थी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है ये तो बाहर जो रेप केसेस हो रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आज की डेट में जो फीमेल्स हैं वो अपने घर में भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। जी उन बिल्कुल सही कहा केसेस आपने। में डोमेस्टिक वायलेंस का क्या रोल है और उसको हम किस तरीके से, उसको हम सिविल सूट में नहीं देख सकते, उसको हम क्राइम के उसमें ही देखा जाएगा। बट जो ये ढर्रा चल रहा है कि आपने आपको डिफेंड करने के लिए क्रिमिनल्स कुछ भी वो पिटिशंस पे पिटिशंस कर रहे हैं, और तो वही चीज जब एक घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हो रही है, उस चीज को कैसे एक फीमेल मतलब चैलेंज कर सकती है कि मेरे साथ ये चीज हुई है। गुड रेप क्वेश्चन मैम। करने वाला उसका रिलेटिव है या फिर मतलब कोई नोन है, बंद कमरे में क्या हुआ नोबडी नोज। तो वहां पर ठीक है, कोई कुछ लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं कि मतलब गलत एलिगेशंस लगाए, आपने बहुत अच्छे से लेकिन समझ कई जो पाया। जेन्युइन केसेस हैं कि वो पता चलता है कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और इस तरीके से चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस पॉइंट को हम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को हम ससुराल तक लिमिट ना करके बाकी एस्पेक्ट्स भी देखें कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, नियर एंड डियर वंस, वो उनके साथ ही हम जैसे सेफ नहीं हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपके क्वेश्चन समझ गई हूँ, आपको इसका आंसर भी बताती हूँ कि जब एक महिला, एक विमेन अपने ससुराल में रह रही, मैरिटल हाउस में रह रही है, तो मैरिटल हाउस में उसके साथ में जो सेक्सुअल वायलेंस होता है वो नॉन टू ही होगा। हो सकते हैं उसके फादर इन लॉ हो सकता है उसके ब्रदर इन लॉ हो, मे भी कोई और रिलेटिव हो, अंकल हो, कुछ भी है। ठीक है। तो उसके लिए अगर वो महिला, उसका हस्बैंड अगर उस पर ट्रस्ट करता है, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो महिला अपने हस्बैंड को बताती है, उसका हस्बैंड ट्रस्ट करता है और उसको वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है कि ठीक है अगर सामने वाले ने ऐसा किया है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लो, तो उस सिचुएशन में वो महिला उसकी कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है। अगर उसका हस्बैंड भी उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, उस सिचुएशन में उस महिला को क्या स्टेप उठाना चाहिए? चुप तो उसको फिर भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में ही शांत रहेगी, चुप रहेगी, अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी, तो क्या होगा? सामने वाले की हिम्मत और बढ़ेगी। और क्यों बढ़ती है? इसी तरह से तो हिम्मत बढ़ती है कि अगर उसको एक बार टच किया, उसको छेड़ने की कोशिश की, सामने वाला चुप रहा, नहीं बोला, तो क्या करेगा? वो धीरे धीरे करके उसको और ज्यादा मॉलेस्ट करना शुरू कर देगा और फिर एक दिन आएगा कि वो उसके साथ रेप करेगा या सेक्सुअल असॉल्ट करेगा। ठीक है। तो उस महिला को चुप नहीं रहना चाहिए। उसका हस्बैंड अगर उसकी सपोर्ट करता है, अगर उसके इन-लॉज उसकी सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसको वॉइस रेज करनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या होता है कि अगर महिला के हस्बैंड ने सपोर्ट की कि हाँ ठीक है, क्योंकि लाइव एग्जांपल्स भी हमारे यहाँ पर जो केसेस आते हैं, कुछ केसेस में ससुर ने सेक्सुअल असॉल्ट किया उसके साथ में, या फिर फादर इन लॉ ने किया और उसने अपने हस्बैंड से कहा, तो उसके हस्बैंड ने बिलीव नहीं किया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से लेकर के वो यंग एज तक और शादी होने तक वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स का कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, और बहुत मतलब आंखें बंद करके ट्रस्ट करता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता। बट जब वो खुद से देखता है चोरी छिपे या किसी भी तरीके से और उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ उसने ऐसा किया है, तो फिर वो वाइफ की सपोर्ट करता है। अब वाइफ यहाँ कंप्लेंट करती है, डोमेस्टिक वायलेंस में वो आती है, उसके साथ साथ और भी एलिगेशंस लगाती है, क्योंकि खाली सेक्सुअल असॉल्ट का केस लेकर अगर यहाँ आएगी तो सेक्सुअल असॉल्ट इज ए क्रिमिनल केस। ठीक है।
ये डीवी में नहीं आएगा, तो उसके लिए उसको कंप्लेंट करनी पड़ेगी थाने में। थाने में केस करेगी तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, एफआईआर होगी तो सीधा वो बंद होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो उसका हस्बैंड उसकी सपोर्ट करता है, और कुछ टाइम के बाद में क्या करता है, वो उसको अपनी वाइफ को परेशान करना शुरू कर देता है कि तुमने मेरे फादर को या ब्रदर को जेल में पहुंचाया है, तुमने उनके अगेंस्ट एफआईआर की है, अगर तुम एफआईआर वापस लोगी, केस वापस लोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अदरवाइज हम इस रिश्ते को खत्म करते हैं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, डाइवोर्स देने की वो धमकी देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आप बताइए? क्या उसको उसकी धमकियों के कारण वो कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए? क्या बिल्कुल अपनी आवाज दबा देनी चाहिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं करना चाहिए। और बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जैसे अभी कुछ रिसेंट स्टडीज जो आई हैं सामने, उसमें जो हस्बैंड है वो ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल असॉल्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ। जी तो उस केस में वो एक अकेली लड़की और बाकी पूरा का पूरा एक ग्रुप, तो जो एविडेंस होते हैं उनके साथ छेड़खानी करने में और उसको हटाने में बाकियों के लिए इजी हो जाता है, लेकिन जो विक्टिम है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे प्रूव करे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर भी मेरा यही कहना है कि वीमेन के साथ में अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, वो चाहे उसका मैरिटल होम हो, नेटल होम हो, या वो कहीं रास्ते में है, किसी पब्लिक प्लेस पर है, कुछ भी इंसिडेंट उसके साथ में होता है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले उसको वॉइस रेज करनी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम चुप हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं हमारी, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब हम आवाज लगाएंगे किसी को या हम मुंह से कुछ बोलेंगे, तभी 4 लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ होगा ना, कि क्यों ये चिल्लाई है या क्यों आवाज लगाई है, क्या कहना चाहती है। तो हमें उस चीज के लिए वॉइस रेज करनी चाहिए। सेकंड थिंग ये कि जब हमने स्टेप उठाया ही है, कदम बढ़ाया है कि हमें इस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेना है या हमें कार्रवाई करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी कोई चीज होती है। तो अगर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करनी है तो उसके लिए हमें स्टेप उठाना ही होगा। तो ज्यादातर क्या है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमारा पति है वो नाराज हो जाएगा, कहीं छोड़ ना दे या फिर और ज्यादा मारपीट ना करे, क्योंकि फिर वायलेंस शुरू हो जाता है कि तूने मेरे मम्मी पापा को ऐसे क्यों कहा या क्यों मेरे भाई पर इल्जाम लगाया है। उसके साथ और ज्यादा वायलेंस शुरू हो जाता है, मारपीट, घर से निकालना, और फिर उसको वो रिश्तों का भी रहता है कि रिश्ता भी टूट जाएगा, मारपीट भी होगी, बदनामी भी होगी। और अगर वो कंप्लेंट करती भी है तो क्या है कि देखो, जब वो कंप्लेंट करती है तो कुछ ही लोगों को पता लगता है, लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाती है, उसका 164 का बयान होता है, एसएचओ के सामने वो बयान देती है, उसके बाद में फिर वो मजिस्ट्रेट के आगे बयान देती है। और ये चीज ऐसी है कि अगर एक बार आपने 164 का बयान दे दिया तो फिर आप अपने बयान बदल नहीं सकते, और जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक आप केस रिटर्न भी नहीं ले सकते, फिर वो आपके अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। महिलाएं कोर्ट जाने से इसलिए डरती हैं क्योंकि जो एडवोकेट है वो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्या हुआ, तो वो महिला जो है वो सोचती है कि हमारी इज्जत की ताकत है, तो हमारे साथ वैसे ही सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। दूसरा, हमसे इस तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो भी सब लोगों के सामने, तो फिर वो अपने क्वेश्चंस जो है वो आंसर नहीं दे पाती है। वो कहती है कि मैं अब और ज्यादा बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं अपना केस वापस ले, तो वो फिर आगे तक नहीं पहुंचती। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को सोच करके वेमेन आगे नहीं आती, वॉइस रेस नहीं करती। लेकिन महिलाओं को, विमेन को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर वो चुप रहती हैं तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? मैम सपोज दैट कोई जैसे मतलब बहुत केसेस होते हैं, जैसे कोई फैमिली मैटर चल रहा है, कुछ है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का चल रहा है सपोज दैट, जी ठीक है, तो उसमें जैसे ये हो जाता है कि है ना, मतलब कोई सामने से आपस में वो थोड़ा ब्लेम ब्लेम करने लग जाते हैं, कुछ छेड़ा है, ये करा है, वो करा है, तो उन केसेस में मतलब कैसे बंदा अपने आप को बचा सकता है, या उन केसेस में ये होता है कि कैसे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करे कि हाँ वो उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन ना ले सामने से।
देखिए सर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है, ओके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, जैसे कि होता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के कि हमारी ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को लेकर के मैं इस पर फॉल्स एलिगेशन लगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है या जो भी है इस तरह का, तो उस केस में देखो, रेप केसेस में या छेड़छाड़ के केसेस में तो कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए तो आपको खुद को ही सतर्क सावधान रहना पड़ेगा कि सामने वाले की अगर इस तरह की इंटेंशन या इंटेंशनली वो ऐसा कर सकता है या करेगा, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। और एविडेंस है उसके लिए ये है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं जिसमें वॉइस भी हो और वीडियो भी दोनों, और जरूरत पड़ने पर आप एविडेंस लगा सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की धमकी दी जाती है कि आप इस तरह से झगड़ा करते हो या अगर आप प्रॉपर्टी से निकालोगे तो हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे, रेप केस में फंसा देंगे, छेड़छाड़ के केस में फंसा देंगे, तो आप उसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन भी पुलिस स्टेशन में लगा सकते हैं कि ये महिला या ये व्यक्ति, ये पर्सन, वट जो भी है, कि हमें इस तरह से हमारे बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यूज हैं और इसके लिए ये जो हमें बार बार धमकियां देती, ताने देती है कि इस तरह से हम आपको फॉल्स एलिगेशंस लगा करके झूठे केस में फंसा देंगे, ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट कर देंगे आपके अगेंस्ट, और कल दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल ये भी होगी या ये पर्सन होगा। तो उसमें क्या है कि आपकी सेफ्टी है, इन केस इन फ्यूचर ऐसा होता भी है, वो सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करती है, तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये प्रूफ है, हमने अपने सेफ्टी के लिए लगा दिया, तो वो आपकी सेफ्टी है। और महिलाओं के लिए जो विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे कि कई बार डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो क्या होता है कि पुलिस को कॉल किया जाता है, 100 नंबर पर इंस्टेंट कॉल की जाती है और सोचते कि पुलिस आकर हमें बचा लेगी। तो पुलिस का काम क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों के बीच में मारपीट हो रही है तो एकदम से आकर बचा लेगी, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ही पुलिस का सायरन सब लोग सुनते हैं, तो पुलिस का सायरन सुनते ही सब लोग, भीड़ जो है वो तितर बितर हो जाती है, अलग अलग छट जाती है। उससे क्या होता है कि जो झगड़ा हो रहा है, जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट और ज्यादा पीक पर ना पहुंचे, वो पहले ही खत्म हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि कई बार जब पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं दोनों पार्टीज को जिनके बीच में झगड़ा होता है, तो क्या कहते हैं कि आपस में आप सुलह कर लो। ऐसा तो नहीं ना कि उनको पनिशमेंट या पेनल्टी लगाते हैं। हाँ, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो फिर उसमें उसको जेल में बंद किया जाता है और फिर पेनल्टी और पनिशमेंट होती है। तो तुरंत आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए। और कहते हैं सभी की कंप्लेंट रहती है ज्यादातर कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती है। पुलिस अगर टाइम पर पहुंच जाती तो शायद ऐसा नहीं होता या शायद ऐसा होने से बच जाता। अच्छा। तो पुलिस को टाइम क्यों लगता है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि पुलिस लेट क्यों पहुंचती है? पुलिस लेट इसलिए पहुंचती है क्योंकि जब हम कॉल करते हैं या आप या कोई भी थर्ड पर्सन कॉल करता है, तो वो कॉल डायरेक्ट आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है कि आपके अगर 4 कदम की दूरी पर है तो वहां से आएगी। वो पहले हेडक्वार्टर जाएगी और हेडक्वार्टर से फिर वो देखा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी कॉलोनी एरिया में पड़ता है, फिर वहां से वो पीसीआर को कॉल की जाती है, वो फिर पीसीआर वहां पर आती है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है और आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर एड्रेस दें कि कौन सी जगह है, वहाँ नियर बाय क्या है, आप उसको लोकेशन प्रॉपर बताएं और टाइमिंग वगैरह और कुछ जैसे कि होता है कोई लैंडमार्क वगैरह बताएं कि पुलिस वहां पर इजीली पहुंच जाए। थर्ड थिंग, अगर आपको लगता है कि हमने अपने मोबाइल से कॉल कर दिया है और अब पुलिस हमें कॉल बैक करेगी या पुलिस हमें आकर कुछ कहेगी, तो आप अपना फोन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करता। अगर ऑन भी रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी महिला के साथ में महिला में झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तो क्या होता है कि आप अगर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए आप वीमेन हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। वीमेन हेल्पलाइन नंबर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 181 है, दिल्ली महिला आयोग, DCW जिसे बोला जाता है, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली महिला आयोग। 181 इसका हेल्पलाइन नंबर है। इस पर अगर कॉल की जाती है तो दिल्ली महिला आयोग की काउंसलर पुलिस के साथ में आती है, आपसे पूछा जाता है क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्यों है और आप क्या चाहते हो। सेम टाइम पर काउंसलिंग की जाती है
और फिर अगर कंप्लेंट बनती है तो फिर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है DCW में, और अगर आप आगे कार्रवाई चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो वो उसी टाइम समझा करके आपका केस फिर क्लोज हो जाता है। थर्ड हेल्पलाइन नंबर 1091। 1091 दिल्ली पुलिस वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ये दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 1091। फोर्थ थिंग, अगर बच्चे के साथ में किसी तरह का कोई भी इश्यूज है, वो चाहे चाइल्ड अब्यूज का हुआ, सेक्सुअल का हुआ, या फिर खोया पाया, कई बार हम खोया हुआ बच्चा मिल जाता है, कई बार कोई बच्चा खो जाता है, तो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं। 1098 ऐसे भी याद हो सकता है ये नंबर। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल करके और हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी महिला रिटर्न में कंप्लेंट करती है, दिल्ली महिला आयोग में एप्लीकेशन देती है, ITO में इसका ऑफिस है, ठीक है, या आपने राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन में आपने कंप्लेंट दे दी, ठीक है, और अगर आप LG हाउस में कंप्लेंट देते हैं, अगर आप PM ऑफिस में कंप्लेंट देते हैं, तो ये, और अगर आप DCP ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कहीं पर भी कंप्लेंट देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो वो सारी कंप्लेंट आपकी कहाँ पर आती है? विमेन सेल में आती है, क्योंकि विमेन सेल स्पेसिफिक विमेन के लिए है कि विमेन के साथ में किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लिविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो मारपीट, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड है, विमेन है मैट्रिमोनियल, घर में अगर झगड़ा हो रहा है, मैरिटल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, सास ससुर के बीच में झगड़ा हो रहा है, सास ससुर में बहू को मारा पीटा है, या बेटी को मारा पीटा जा रहा है, बेटी को घर से निकाला जा रहा है, या भाई बहन को परेशान कर रहे हैं, या फिर दो बहनों में झगड़ा हो रहा है, या सास और बहू में झगड़ा हो रहा है, तो इस तरह से जो भी झगड़े हैं विमेन के साथ में, विमेन्स के अगेंस्ट, तो वो आप विमेन सेल में ही अगर उसकी कंप्लेंट करें तो ज्यादा बेटर है। विमेन सेल जो है वो दिल्ली के 14 डिस्ट्रिक्ट है, 15 डिस्ट्रिक्ट है, और 15 जो 15वां है वो तो PTS मालवीय नगर हेड ऑफिस ही है, स्कूल है, ठीक है, बाकी 14 डिस्ट्रिक्ट है इसके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आउटर, आउटर नॉर्थ, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 14 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह अलग अलग विमेन सेल है, तो जिसका थाना जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो उस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट दे सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन, अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो? थैंक यू शबाना मैम, आपने इतना सब कुछ आज समझाया, इतना बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसी तरीके से हमें ब्रीफ करते रहें, ताकि हमें नई नई चीजें पता लग सके। आज बहुत कुछ पता लगा। थैंक यू, आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना पेशेंस के साथ में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो वही है, जब अगर किसी चीज के बारे में पता चलता है तो ऑटोमेटिकली मन में ना क्यूरियोसिटी होने लगती है कि हाँ ये चीज बहुत टाइम से दिमाग में चल रही है, तो उस चीज के लिए हमें भी अपने सवालों के जवाब हाँ मिल जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया, शायद मेरे हिसाब से तो सबको काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी तो वो आपसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नो इशू। तो थैंक यू मैम। ओके, आज की मीटिंग हम यही एंड करते हैं मैम। थैंक यू सो मच।